नमस्कार। मिल्की वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं आई.के. त्रिपाठी उपस्थित हूँ संविधान मूल विधि की प्रश्न श्रृंखला को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यूपीएसआई की परीक्षा को ध्यान में रखकर हम संविधान और मूल विधि के प्रश्नों को हल कराने की एक श्रृंखला आयोजित करेंगे और यह श्रृंखला हमारी जो शुरू हो रही है यह पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के हलों से शुरू हो रही है। इन प्रश्नों का हम व्याख्यात्मक हल कराएंगे और ये हल पूरी तरह से प्रमाणीकृत होंगे, अर्थात उत्तर बिल्कुल 100% सच होंगे। प्रश्नों की व्याख्या करने का सबसे बड़ा लाभ ही मिलता है कि आपसे अगर परीक्षा में वही प्रश्न फिर से पूछ लिए जाए तो आप उनको तो हल कर देते हैं और साथ ही उनसे जुड़ी अवधारणाएं स्पष्ट होने के कारण नए नए प्रश्न जो बनेंगे उनको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। और इस प्रश्न श्रृंखला में हम पहले उन सब प्रश्नों को हल कराएंगे जो यूपीएसआई की परीक्षाओं में कभी न कभी पूछे गए। इसके बाद फिर हम संभावित प्रश्नों को हल कराएंगे। ऐसे प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनसे जुड़े हुए, उन पर आधारित प्रश्न और कुछ ऐसे प्रश्न जो हम बिल्कुल नए बनाएंगे। ऐसे प्रश्नों को हम बाद में, जब यह पुराने प्रश्न पूरा कंप्लीट हो जाएंगे तब हम हल करेंगे। और इसके वीडियो हम सप्ताह में 6 दिन आपको देंगे, सोमवार से लेकर शनिवार। रविवार को इसका वीडियो नहीं आएगा। आप चाहें तो रविवार को सारे वीडियो के प्रश्नों को एक बार पुनः दोहरा सकते हैं। और प्रत्येक वीडियो में हम कुल 10 प्रश्न कराएंगे। इनमें से 7 प्रश्न संविधान पर होंगे और 3 प्रश्न मूल विधि पर होंगे। तो प्रश्न थोड़े ही रहेंगे लेकिन प्रतिदिन जाएंगे और धीरे धीरे करते प्रश्नों का एक बड़ा संग्रह आपके पास हो जाएगा और आप निश्चित रूप से उससे लाभान्वित। तो आइए इस प्रश्न श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1। तो हम देख लें पहले प्रश्न में क्या है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? और विकल्प क्या दिया है? ए 1951, बी 1966, सी 1950 और डी 1947। वास्तव में भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एक अखिल भारतीय सेवा है। एक अखिल भारतीय सेवा है। जब जैसे ही हम ये देखते हैं कि अखिल भारतीय सेवा ये है तो तुरंत हमारे दिमाग में एक प्रश्न कौनता है कि अखिल भारतीय सेवा क्या होती है और किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने या उसकी स्थापना करने का अधिकार किसे? तो वास्तव में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं उनका जनक कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक, इसका जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक? क्योंकि उन्होंने संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के पक्ष में बात कही थी, इसलिए उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न दिमाग में आता है कि अखिल भारतीय सेवाएं होती क्या हैं? अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं? अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं?
ऐसी सेवाएं जिनका सृजन केंद्र करता है, सेवा शर्तें केंद्र बनाता है, लेकिन जिनका उपयोग या जिनकी सेवाएं केंद्र और राज्य दोनों प्राप्त करते हैं। ऐसी सेवाएं जिनका सृजन सृजन कौन कर रहा है? केंद्र कर रहा है, और केंद्र ही उनकी सेवा शर्तें बना रहा है, और उनका उपयोग या उनकी सेवाएं कौन प्राप्त कर रहा है? सेवाएं केंद्र और राज्य दोनों प्राप्त कर रहे हैं, केंद्र और राज्य दोनों प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी सेवाएं अखिल भारतीय सेवा। और अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करने का अधिकार किसे है? इसकी स्थापना करने का अधिकार वास्तव में किसे है? स्थापना का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है, केवल भारत की संसद को प्राप्त है अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने या उनके सृजन करने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है, अनुच्छेद 312। अर्थात नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन केवल संसद कर सकती है, लेकिन संसद नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन तब करेगी जब राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे। जब राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे, तब संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती। अब भारत में अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? एक है IAS, दूसरी है IPS और तीसरी है IFS। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो भारत में 2 सेवाएं थीं, एक ICS थी और एक IP थी। ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज और दूसरी IP इंडियन पुलिस। इन दोनों को अखिल भारतीय सेवा मान लिया गया। देश की आजादी के समय यह मान लिया गया कि ICS और IPS दोनों अखिल भारतीय सेवाएं होंगी, लेकिन नाम बदल दिया। ICS का नाम अब कर दिया गया IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और IP का नाम कर दिया गया IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो इस तरह से ICS को IAS और IPS के नाम से अखिल भारतीय सेवाएं मान लिया। लेकिन आगे चलकर 1966 में एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया गया। वो कौन सी थी? भारतीय वन सेवा। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, यह UPSI 2016 की परीक्षा का प्रश्न है, जो कि 2017 में आयोजित हुई थी। उसका प्रश्न है, आपसे यह प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय वन सेवा या IFS की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा B, 1966। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। तो हम देखें दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है, और यह प्रश्न भी UPSI 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। और वास्तव में आज जितने प्रश्नों को हम हल करा रहे हैं वो सब UPSI 2016 की परीक्षा के हैं, जो कि 2017 में आयोजित हुई थी। तो इसमें क्या पूछा गया है, देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। ये पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में क्या निहित है, और विकल्प दिए गए हैं A और B। 2 क्या है? A क्या है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। और B क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। और अब आपसे 4 विकल्प बनाए हैं इन्होंने, और आपको सही विकल्प का चयन करना है। क्या है? A में केवल A, B A और B दोनों, C A और B दोनों नहीं, और D केवल B। तो हम देख लें भारत की राज्यसभा की संरचना क्या है। भारत के संविधान के
अनुच्छेद 80(1) में राज्यसभा की संरचना दी गई है। इसके अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम। और ये 250 सदस्य दो भागों में विभाजित रहते हैं। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए, अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए 238। ये कहां से आते हैं 238? राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों, एवं केंद्र शासित प्रदेशों। प्रदेशों और यह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका चुनाव उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के सदस्य करते हैं। अर्थात जनता विधानसभा के सदस्यों को चुनती है और विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के इन 238 सदस्यों को चुनते हैं। अर्थात इन 238 सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत सदस्य कौन से होते हैं? मनोनीत सदस्य 12। और ये किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किन क्षेत्रों से? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था परीक्षा में? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य 12 होते हैं, अर्थात यह सही है। और दूसरा बी क्या था? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 238 सदस्य, अर्थात यह भी सही है। इसका अर्थ है ए और बी दोनों, अर्थात विकल्प बी सही होगा, ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। अब इसके बाद देख लें हम अगला प्रश्न, आज का प्रश्न नंबर 3। तो हम देख लें प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत? विकल्प ए है बाजार और मेले, विकल्प बी है राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से नजरबंदी, विकल्प सी है वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण और विकल्प डी है विवाह एवं तलाक। तो वास्तव में इसमें से विकल्प ए सही है। बाजार और मेले राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं और राज्य सूची में क्रम संख्या 28 पर इनका उल्लेख है। क्रम संख्या 28 पर इनका उल्लेख है और बाकी ये तीनों जो हैं ये आते हैं समवर्ती सूची में। ये तीनों समवर्ती सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है विकल्प ए बाजार और मेले। अब हम देख लें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या है इसको देख लें हम। पूछा गया है राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? और ए और बी दो कथन दिए गए हैं। ए क्या है? राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य है। और बी क्या है? संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। अब आपको फिर 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प आपको चुनना है। विकल्प ए क्या है? केवल बी। विकल्प ए में क्या दिया गया? केवल बी। और विकल्प बी में क्या है? केवल ए। सी में क्या है? ए और बी दोनों। और डी में क्या है? ए और बी दोनों। तो हम सबसे पहले यह जान लें कि राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है, क्यों जारी करता है और फिर अध्यादेश की शक्ति क्या होती है और उसका जीवन काल कितना होता है। तो इसको जानने के बाद ये प्रश्न हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो वास्तव में भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसद कानून बनाती है। उन कानूनों के आधार पर देश का शासन संचालित होता है। लेकिन
यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 में यह शक्ति प्राप्त है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। यह शक्ति भारत के राष्ट्रपति को ही प्राप्त है, अनुच्छेद 123। और जब वह अध्यादेश जारी करता है तो अध्यादेश जारी करने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और किसी कानून की जरूरत तुरंत पड़ गई, अर्थात एक कानून की जरूरत है, और कानून उस समय तुरंत बनाना संभव नहीं है क्योंकि संसद की बैठक नहीं चल रही है। इसलिए अध्यादेश जारी किया जाता है, अर्थात अध्यादेश कानून के विकल्प के रूप में जारी किया जाता है। तो वास्तव में अध्यादेश की शक्ति जो होती है वो कानून के बराबर होती है, कानून के समतुल्य होती है, क्योंकि यह जारी ही इसीलिए किया जाता है कि कानून की आवश्यकता तुरंत पड़ गई है और संसद का बैठक नहीं चल, तो इसकी शक्ति भी कानून के समतुल्य होती है, अर्थात विकल्प ए सत्य है। अब इसके बाद देखते हैं कि जब यह अध्यादेश जारी कर दिया जाता है तो वास्तव में क्या है? कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को तो नहीं, कानून बनाने की शक्ति तो है संसद को। तो संसद जब फिर से बैठक होगी संसद की, तो इस अध्यादेश को संसद के सामने रखा जाएगा। और कितने समय के बीच रखा जाएगा? जिस दिन से संसद की बैठक शुरू होगी, बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर इसे संसद द्वारा अनुमोदित कराना आवश्यक है। अर्थात संसद की जब बैठक शुरू होगी तो 6 सप्ताह के भीतर इसको संसद के सामने पेश किया जाएगा, और अगर संसद ने इसे अनुमोदित कर दिया, मान्यता दे दी, तो यह कानून बन जाएगा, और संसद ने इसे मान्यता ना दी तो यह समाप्त हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। अर्थात 6 सप्ताह के भीतर इसे पारित कराना जरूरी है, अन्यथा यह निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन विकल्प बी में क्या दिया गया है? 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा सच नहीं, 3 सप्ताह बाद निष्क्रिय नहीं होता। संसद की बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह बाद निष्क्रिय होगा अगर इसे कानून नहीं बना दिया गया। तो कानून बना दिया जाएगा तो अध्यादेश के रूप में निष्क्रिय हो जाएगा, कानून के रूप में अस्तित्व में आ जाएगा। लेकिन अगर इसे संसद द्वारा अनुमोदित नहीं कराया गया तो 6 सप्ताह बाद यह समाप्त हो जाएगा, अर्थात यह 6 सप्ताह बाद निष्क्रिय हो जाता है। तो बी सत्य नहीं। अब आप सही विकल्प का चुनाव आसानी से कर सकते हैं। कौन सा सही है? केवल ए, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। तो इस 5वें प्रश्न में क्या है देख लेते हैं। प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 के किस अनुच्छेद में वर्णित? नीति निदेशक सिद्धांत अध्याय 4 के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये आपसे पूछा गया। और इसके 4 विकल्प क्या दिए गए थे? ए अनुच्छेद 52 से 61, विकल्प बी अनुच्छेद 25 से 35, विकल्प सी अनुच्छेद 36 से 51 और विकल्प डी अनुच्छेद 18 से 24। तो इसका सही उत्तर क्या है? अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है और ये संविधान के भाग 4 में वर्णित किए गए हैं। तो 5वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। और अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। तो आज का 6वां प्रश्न है जो ये महाभियोग से संबंधित प्रश्न है और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बात यह भी यूपीएसआई 2016 की परीक्षा में आया था। जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि आज के जो 10वें प्रश्न हम हल कराएंगे 7 संविधान के और 3 मूलविधि के, ये सभी प्रश्न यूपीएसआई 2016 की परीक्षा जो कि 17 में आयोजित हुई थी उसमें पूछे गए थे। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। और 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए क्या है? दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं
लेकिन दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, लेकिन केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार। यह कथन ए। और कथन बी क्या है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति के पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाए जाएं। और अब आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसके बाद उनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प ए में क्या है? ए और बी दोनों नहीं। और विकल्प बी क्या है? केवल ए। विकल्प सी क्या है? ए और बी दोनों। और विकल्प डी क्या है? केवल बी। तो हम वास्तव में महाभियोग कब लगता है राष्ट्रपति पर, किस अनुच्छेद में लगता है, किस तरीके से लगता है, इन सारी चीजों को अगर समझ लें तो इस प्रश्न का उत्तर देना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो वास्तव में राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लगता है, महाभियोग, इस महाभियोग का कारण क्या है? कारण इसका कारण क्या है? किस लिए लगाया जाता है? सबसे पहले वह है संविधान के अतिक्रमण करने पर। संविधान के अतिक्रमण पर लगता है। संविधान के अतिक्रमण पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 56(1) खा, 56(1) खा, अनुच्छेद 56(1) खा, अनुच्छेद 56(1) खा में क्या उल्लेख है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जाएगा। और महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन कहां है? प्रक्रिया का वर्णन ये है अनुच्छेद 61। आपको कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाएगा। इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? और विकल्प में आप जैसे ही देखते हैं अनुच्छेद 61, तुरंत इसको सही लगा दें, जबकि ऐसा नहीं। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है और इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 56(1) खा में है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाएगा या महाभियोग से हटाया। संविधान का अतिक्रमण क्या होता है, इस बात का उल्लेख भारत के संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है कि संविधान का अतिक्रमण वास्तव में है क्या, यह कहीं भी परिभाषित नहीं। अब यह प्रक्रिया कैसी है? यह प्रक्रिया किस तरह से होती है? यह वास्तव में संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। 2 सदन कौन से? एक लोकसभा और दूसरा राज्य। महाभियोग की प्रक्रिया इस तरह से चलती है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ की। अब जिस सदन में प्रारंभ करनी है उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य, कम से कम 1/4 सदस्य, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 1/4 सदस्य उस आरोप पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे जो राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। आरोप क्या होगा कि उन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया। और इस आरोप पत्र पर उस सदन की, जिस सदन में यह प्रक्रिया शुरू होनी है, मान लीजिए लोकसभा में शुरू होनी तो लोकसभा के 1/4 सदस्य, या राज्यसभा में शुरू होनी तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य इस आरोप पत्र पर या इस संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करें और वह संकल्प पत्र उस सदन के सभापति या अध्यक्ष के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेज दिया। जब राष्ट्रपति के पास यह आरोप पत्र भेज दिया जाएगा, उसके कम से कम 14 दिन बाद, कम से कम 14 दिन बाद यह महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी। 14 दिन के पहले नहीं की जा सकती।
और जिस सदन ने आरोप लगाया है वह सदन इस पर विचार करेगा, और अगर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के, यहां ध्यान देना जरूरी होता है, कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों के बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो फिर यह प्रस्ताव दूसरे सदन में चला जाता है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो गया तब यह दूसरे सदन में जाता है, और दूसरा सदन फिर इस आरोप पर विचार करता है। और दूसरे सदन में, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर लोकसभा में शुरू हुई है महाभियोग की प्रक्रिया तो राज्यसभा में जाएगा पास होने के बाद, और अगर यह महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू हुई है तो वहां से ये प्रक्रिया पूरी करते, अर्थात 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद लोकसभा में आएगा। इसमें नियम यही है कि जिस सदन में यह प्रक्रिया शुरू होगी वहां से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद दूसरे सदन में। अब दूसरे सदन में क्या होगा, राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के रूप से, और अगर दूसरा सदन उनके तर्कों से सहमत है तब तो ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर उसने इस आरोप को सच मान लिया, किस आरोप को, कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, इस आरोप को सच मान लिया और अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया, तो उसी तारीख इसको आप सुन लें, लिखने की जगह कम बची, उसी तारीख से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाए। अर्थात दूसरे सदन ने भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से उस आरोप वाले प्रस्ताव को पास कर दिया, तो उसी तारीख से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। अब आप इस महाभियोग की प्रक्रिया को संक्षेप में समझ चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो कथन दिए गए हैं वे कथन कौन कौन से सत्य हैं, कि एक सत्य है या दूसरा सत्य है या दोनों सत्य हैं या फिर दोनों असत्य। इसको हम देख लेते हैं, इसका परीक्षण कर लेते हैं। कथन ये क्या है, दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं लेकिन केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से यह प्रस्ताव पारित होना जरूरी है, और किस तरह से, उन सदनों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से। अर्थात दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा भी लेते हैं और दोनों सदनों के सदस्य उसमें मतदान में भी भाग लेते हैं। दोनों सदनों के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है, अर्थात यह गलत। अब विकल्प ये कथन 2B को देख लें हम। इसमें क्या कहा गया है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति के पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं। ये सही नहीं है। उनके खिलाफ महाभियोग कब लाया जा सकता है, जब संविधान का अतिक्रमण करें। और आगे क्या लिखा, या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाए जाए। यह भी गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग केवल एक कारण पर लाया जा सकता है, वह क्या है, संविधान के अतिक्रमण पर। अर्थात A और B दोनों गलत हैं, अर्थात दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, पूछा गया है कौन सा सत्य है, और इसका सही विकल्प होगा A और B दोनों नहीं, दोनों सत्य नहीं। तो इस प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है विकल्प A और B दोनों नहीं। अब हम देखते हैं आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब, और यहाँ खाली स्थान छोड़ दिया गया है, कहा जाता है। और विकल्प क्या है, A राज्यसभा कक्ष, विकल्प B संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, विकल्प C पुस्तकालय भवन, और विकल्प D लोकसभा कक्ष। तो वास्तव में 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो जहां हुई थी उसे उस समय
पुस्तकालय भवन कहा जाता था, लेकिन जब संविधान सभा की बैठक हुई तो उसे संविधान सभा गृह कह दिया और अब उसका नाम संसद भवन का केंद्रीय कक्ष हो गया है। अर्थात आपसे प्रश्न पूछा क्या गया है कि जिससे अब क्या कहा जाता है, खाली स्थान छोड़ा गया, उसे अब क्या कहा जाता है, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। और अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। तो हम देख लें प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया है। यह प्रश्न मूल विधि का है। जैसा हमने आपको बताया कि 7 प्रश्न हम संविधान से और 3 प्रश्न मूल विधि से। हर वीडियो में हम कुल 10 प्रश्न कराएंगे, जिसमें से 7 संविधान से और 3 प्रश्न मूल विधि से। तो प्रश्न नंबर 8, 9 और 10 मूल विधि के प्रश्न होंगे। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। और 2 वक्तव्य दिए गए, ए और बी। वक्तव्य ए में क्या है, निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति होना आवश्यक है। और वक्तव्य बी है, अगर निजी कंपनियां भूमि अधिग्रहण का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान होना आवश्यक है। तो वास्तव में ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो 2013 आया था, ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के स्थान पर आया था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के स्थान पर आया था। और इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसमें ये प्रावधान किया गया कि अगर निजी कंपनियां भूमि अधिग्रहण का एक बड़ा हिस्सा खरीद ले रही हैं तो उन्हें पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान करना पड़ेगा। यह प्रावधान किया गया कि उन कंपनियों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो यह प्रावधान इस अधिनियम में किया गया, अर्थात वक्तव्य बी सही। और वक्तव्य ए में क्या है, निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामलों में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। ऐसा नहीं, वास्तव में निजी कंपनियां अगर भूमि अधिग्रहण कर रही हैं तो जो लोग विस्थापित होंगे उसके 80%, जितने परिवार विस्थापित हो रहे हैं उनका 80% लोगों की सहमति आवश्यक है। 80% लोगों की सहमति। लेकिन अगर सार्वजनिक और निजी भागीदारी फर्म अर्थात पब्लिक प्राइवेट सेक्टर भूमि अधिग्रहण कर रहा है तो उस स्थिति में 70% लोगों की सहमति आवश्यक है। 70% लोगों की सहमति आवश्यक है। कब, जब सार्वजनिक और निजी फर्म है, सार्वजनिक और निजी फर्म है, ये भूमि अधिग्रहण कर रही है तो 70% लोगों की सहमति आवश्यक है। लेकिन अगर निजी कंपनियां भूमि अधिग्रहण कर रही हैं तो फिर 80% लोगों की सहमति आवश्यक है। और यहाँ क्या लिखा है, 90% लोगों की। तो यह सत्य नहीं, लेकिन वक्तव्य बी सत्य है कि अगर निजी कंपनियां ऐसा भूमि अधिग्रहण करेंगी तो पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान करना पड़ेगा। तो अर्थात सही विकल्प क्या है, जिसमें केवल बी सत्य है, अर्थात इसका विकल्प बी, केवल बी सत्य है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है विकल्प बी। और अब हम इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। तो हम देख लेते हैं आज के 9वें प्रश्न को। यह प्रश्न भी मूल विधि का है। क्या पूछा गया है इसमें, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है। और इसमें कुल 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, नंबर 1, नंबर 2।
और पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष क्या दिए गए हैं। पहला है 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मार धाड़ की फिल्में देखी। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। और दूसरा क्या है, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह ना जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं। अब नीचे लिखा है सही विकल्प का चयन करें और सही विकल्प 4 दिए गए। विकल्प ए में क्या है, केवल फर्स्ट, केवल एक। विकल्प बी में क्या है, केवल सेकंड। विकल्प सी में क्या है, एक और दो दोनों। और विकल्प डी में क्या है, एक और दो दोनों नहीं। अर्थात आपसे पूछा गया है कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं। तो जो निष्कर्ष फर्स्ट है, कथन फर्स्ट है, ये क्या है, 6 वर्ष से के एक बच्चे ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी और उसने बच्चे बी को जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से बच्चा बी घायल हो गया, लेकिन ए ने कोई अपराध नहीं किया। यह सत्य है। क्यों सत्य है, यह वास्तव में सत्य है। क्यों सत्य है, सत्य होने का कारण क्या है, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद धारा 82, आईपीसी की धारा 82, आईपीसी इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 82, ये क्या कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अपराधी नहीं माना जा सकता। वह कुछ भी कार्य करे, उसे अपराधी नहीं माना जा सकता, उसके किसी कार्य को अपराध नहीं कहा जाएगा। तो आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार यह अपराधी नहीं है। अर्थात कथन स्पष्ट सत्य है, क्योंकि इसकी आयु 6 वर्ष है और 7 वर्ष तक इसे अपराधी नहीं माना जाएगा। 7 वर्ष से कम आयु का जो भी बच्चा है उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। कथन 2 क्या है, क्यू ने पी को बिना बताए नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में पी ने आर की हत्या कर दी। और फिर आगे लिखा है पी ने कोई अपराध नहीं किया। यह भी सत्य है, यह भी सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि आईपीसी इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 84 ये क्या कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी नशे के कारण विकृत चित्त है और विकृत चित्त होने पर वह कोई अपराध करता है जिसके बारे में उसे यह जानकारी नहीं है, विकृत चित्तता की वजह से, उस नशे की वजह से उसे यह जानकारी नहीं है कि यह कार्य भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध है, यह जानकारी के अभाव में वह ऐसा अपराध कर देता है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में उल्लेखित है। अर्थात यह भी, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, भारतीय दंड संहिता मदिरा पान के नशे को अपराध मुक्त नहीं करती, उसे क्षम्य नहीं घोषित किया गया। अर्थात अगर मदिरा पान करके कोई व्यक्ति नशे में है और वो किसी तरह का अपराध करता है तो उसे किसी तरह से अपराध मुक्त नहीं किया गया, बल्कि उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन अन्य नशीला पदार्थ कोई खाया है पीने और वह भी क्यों ने खिलाया है अनजाने में, तो उस स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 84 उसे अपराध से मुक्त करती है। तो अर्थात यह निष्कर्ष 2 भी सत्य है। तो अब सही विकल्प का चयन करना बहुत आसान है। कौन सा हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर क्या है, विकल्प सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। तो आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 क्या है ये, अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल रहता है तो उसे, और यहाँ खाली स्थान छोड़ दिया गया है, कहा जाएगा।
प्रश्न क्या पूछा गया है कि अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि अर्थात निश्चित अवधि निर्धारित अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल रहता है तो उसे क्या कहा जाएगा? खाली स्थान में हमें भरना है। विकल्प ए है सूचना स्थिर, विकल्प बी अवमानना, विकल्प सी मान्यत अस्वीकृति और विकल्प डी समय समाप्त। तो जब सूचना अधिकारी निश्चित समय जो निर्धारित किया गया है उसके भीतर सूचना देने में असफल रहता है तो उसे कहा जाता है मान्यत अस्वीकृति। अर्थात प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है विकल्प सी मान्यत अस्वीकृति। इसी के साथ हमारी आज की प्रश्न श्रृंखला के 10 प्रश्न पूरे होते हैं, जिसमें हमने 7 प्रश्न भारत के संविधान से कराए और 3 प्रश्न मूल विधि से कराए। अगले वीडियो में हम फिर 10 प्रश्न लेकर आएंगे, जिसमें 7 प्रश्न संविधान से होंगे और 3 प्रश्न मूल विधि से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न बहुत ही लंबे हैं, बड़े बड़े प्रश्न हैं और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हैं। इनको हल करने से एक बात दिख रही है कि इसमें डीप स्टडी की जरूरत है। तो हम इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस चला रहे हैं। हमारा इंडिविजुअल मैथ का ऑफलाइन बैच शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक चलता है और संविधान मूल विधि का बैच शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक चलता है। इसके अतिरिक्त संविधान और मूल विधि का ऑनलाइन बैच भी आपके लिए उपलब्ध होगा और इसकी विस्तृत जानकारी आप हमारे दिए गए नंबरों पर प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबा दें और जिससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ ले। तो अगले वीडियो में हम 10 प्रश्नों को लेकर फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।